हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 8 का एनसीईआरटी की हिस्ट्री का। उसमें हम कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने कॉलोनी पे ही अपने डिस्कशन को रोका था कि कॉलोनी क्या होती है। आप ऐसे सपोज कीजिए कि कोई एक कंट्री है, उस कंट्री के लोग या उस कंट्री के बिजनेसमैन हैं या उस कंट्री के कुछ जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां जा करके ये स्कोप देखते हैं, इस बात का एनालिसिस करते हैं कि क्या इस कंट्री से मैं अधिक से अधिक अपने फायदे के लिए कमा सकता हूं। और फिर जब वो ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक अपने फायदे के लिए क्या मैं कमाऊं, तो कैसे कमाऊं, राइट। यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, यहाँ के लोगों की इकोनॉमी कैसी है, किस चीज पे डिपेंड करती है, यहाँ के लोगों की पॉलिटिकल वैल्यू क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। इन सभी चीजों पे आपको इम्पैक्ट डालना होगा, तभी अपने फायदे की चीज आप वहां से निकाल पाओगे। कैसे ये किया जाता है, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री की जो लेसन्स हैं, अगले आज जो लेसन्स आएंगे, चैप्टर जो क्लास 8 की एनसीईआरटी की है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये जरूरत पड़ती है कि पॉलिटिकली भी आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, आपको इकोनॉमिकली भी वहां पर इंक्रोच करना पड़ता है, आपको कल्चरल वैल्यूज, लाइक पहले हमारे यहाँ हिंदी बोलते थे, इंग्लिश कोई नहीं जानता था, बट इंडिया में जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, दे दे स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश एंड उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई, राइट। हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे जो इंडियन पीपल थे, उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश सिखाना शुरू की। क्यों इंग्लिश सिखाना शुरू की, क्यों? क्योंकि यहीं पर रह करके, इसी इंडिया में रह करके उन्हें अपना काम कराना था, अपना काम करा करके जो प्रोडक्ट बनता, उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट लेना था। तो यहाँ के लोगों को जब तक अंग्रेजी नहीं सिखाते, दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, और ईजिली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ के लोगों को भी कल्चरली, यानी हिंदी से इंग्लिश की ओर मूव किया। ये कल्चरल चेंज हुआ। उसके अलावा यहाँ की इकोनॉमी पे पूरा उन्होंने कंट्रोल किया। इकोनॉमी पे कंट्रोल कैसे किया, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको खाने के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, उससे आटा बनता है, ठीक है। चावल चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों को आप खाते हो। लेकिन ये गेहूं और चावल के अलावा जब आपको लगे कि आपका फायदा, गेहूं और चावल तो आपकी कंट्री में पैदा हो ही रहा है, वहां से आप खा ही लोगे, बट यहाँ पर जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि नील की खेती की जाए, या फिर उन चीज़ों की खेती की जाए, रेशम, जैसे कि कॉटन होता है, इसका रेशम, रेशम हुआ, सिल्क हुआ, कॉटन हुआ, इसकी खेती ज़्यादा कराई जाए, सो दैट ज़्यादा फायदा हो। बिकॉज मैं सिल्क की खेती करा करके या कॉटन की खेती करा करके क्या करूंगा, कपड़े बनाऊंगा, उस कॉटन को खरीदूंगा, उससे कपड़े बनाऊंगा और ऊंचे दाम पे बेचूंगा। कॉटन सस्ते दाम पे खरीदा और इंग्लैंड में जा करके, जो है अपने देश में जा करके, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने उस कॉटन का यूज करके महंगे कपड़े बनाए और उनको ऊंचे दामों पे बेचा। इंडिया में भी ऊंचे दामों पे बेचा, पूरी दुनिया में ऊंचे दामों पे बेचा। तो इससे क्या हुआ, इससे बेनिफिट हुआ। कम दाम में खरीदा, अधिक दाम में बनी हुई चीज बेची, और एट द सेम टाइम, उस टाइम पे जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, तब तक हमारे यहाँ तब तक पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मशीनें आ चुकी थी, तो जो काम इंसान करता है 2 घंटे में, उसको मशीन 2-2 मिनट में कर देती है। इसकी वजह से जो कपड़े बनाने होते थे, जो इंडिया में बनवाए जाते थे, वो बहुत महंगे होते थे, क्योंकि जो हाथ से बनाएगा वो अपना समय देगा, तो उस समय का पैसा लेगा वो। उतने टाइम, अगर उतना टाइम लग रहा है, उतनी मेहनत लग रही है, तो पैसा लेगा। लेकिन अगर मशीन से बनने लगा, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, उसकी लागत कम हो जाएगी। जब लागत कम हो जाएगी, तो उसका जो जो आपने लगाया है पैसा उसको बनाने में, वो कम हो जाएगा, तो उसको अगर आप हायर प्राइस पे बेचोगे, तो आपको जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए जब सोशली, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी सोसाइटी को, किसी कंट्री को, तो इसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन करना, कॉलोनी बनाना। ठीक है, आपकी बुक से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें, ऊपर आते हैं, सो व्हेन यू कम हियर, व्हाट इज कॉलोनी, यहाँ पर इसका डिफिनेशन दी हुई है। सो व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रेफर टू द प्रोसेस एज द कॉलोनाइजेशन। इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं, और उस कंट्री को कॉलोनी कहते हैं, यानी इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। ये चीज यहाँ पर समझाई गई है। सो यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉलोनी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और यहाँ पे बुक में अब आपको समझने में ईजी पड़ेगी ये चीजें। एंड नाउ लेट अस सी कि किस तरीके से हमें पता लगता है कि हमें कॉलोनाइज किया गया, किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया गया। तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है। ये जो पुलिस है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो काम करता है हमारी कंट्री में, इसी को पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस है या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कभी कभी, जैसे कि जब कोविड आया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि हर कोई अपने घर में लॉक रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो गई है। अब आने वाले फ्यूचर में कैसे पता लगेगा लोगों को कि एक समय पे इंडिया में ये चीजें हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो हमारी पॉलिटिक्स थी उसने ऐसा किया था, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा डिसीजन लिया गया था। उन रिकॉर्ड्स को पढ़ करके, उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को पढ़ करके पता चलेगा। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजों ने भी जो काम किया बड़े ही सिस्टमेटिक वे में किया। ब्रिटिशर्स ने जो भी काम किए उसको नोट डाउन किया। जो तहसील होती थी, कलेक्ट्रेट होता था, जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके आसपास के इलाकों में एक कलेक्ट्रेट बना दिया जाता था। वहां पे सारे रिकॉर्ड्स जो कि पुलिस वालों ने डिसीजन लिए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स वहां पे रखे होते थे। जैसे कभी पुलिस वालों ने डिसीजन लिया कि कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पे क्रांतिकारियों ने उपद्रव मचा दिया है, तो वहां पर हमारी आर्मी भेजी जा रही है या फिर पुलिस वाले भेजे जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो ये इस तारीख को ये आदेश दिया गया, वी ऑर्डर्ड, कि हाँ इस पुलिस थाने से ये ऑर्डर दिया गया कि इन लोगों को पकड़ लिया जाए, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये सब रिकॉर्ड्स में है, और इन्हीं रिकॉर्ड्स को देख करके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिकॉर्ड अपने पास रखे हैं, इन्हीं को देख करके हमें पता चलता है कि हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्फ्लुएंस हुआ था। तो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से सप्रेस करता था हमारे जो रिवॉल्यूशनिस्ट्स हैं, क्रांतिकारी हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से ही नहीं मिलती, सर्वेज भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड बेसिकली सर्वे करने पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड बनते हैं। तो सर्वे दूसरी चीज है, आप ये दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट। सर्वे का मतलब क्या होता है कि आप किसी जगह पे गए, वहां की जमीन देखी कि यहाँ पे किस तरह की फसल हो सकती है, यहाँ की मिट्टी कैसी है। हर मिट्टी में हर फसल नहीं होती, एवरी क्रॉप कैन नॉट बी इन एवरी सॉइल। सो जिस मिट्टी में जिस तरह की फसल हो सकती है उसका स्टडी करना, सो दैट ये पता कर सके कि यहाँ पे कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप या कौन सी क्रॉप लगाई जाए, सो दैट उसको बेच करके या उसको खरीद करके उससे कुछ नया बना करके उसको हम ज्यादा प्राइस पे बेचें तो हमें ज्यादा फायदा हो। तो इसलिए सर्वेज भी कराए गए। उसके अलावा कितने लोग किस कास्ट के हैं, कितने लोग किस तरीके के हैं, यहाँ पे लाइक बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे क्यों किए गए, सो दैट यहाँ के रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकाला जा सके, उसको स्टडी किया जा सके। सर्वे करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आप स्टडी करोगे, और स्टडी करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हो, क्या ट्वीक करें, क्या चीज़ें हम करें, सो दैट ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएँ। जो सॉइल है उसमें कौन सी फसल लगवाएं, इसके लिए सॉइल की स्टडी जरूरी है, ताकि इस सॉइल में हम अपने फायदे की फसल लगवाएं या ना लगवाएं, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो इसलिए सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट, राइट। सो इस तरीके से ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में हमारे जो सर्वेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास अब अंग्रेजों के द्वारा जो किए गए वो सब अवेलेबल हैं। उनको पढ़ करके हमें पता चलता है कि हाँ क्या उन्होंने किया था, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से यूज होता था उस समय, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के बिना वो नहीं चलता। सो आगे चल करके आप इन चीज़ों को समझेंगे। सो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 और चीज़ें अगर आपको हैवी लग रही हैं तो आप सिंपली इन चीज़ों को तब भी समझ पाएंगे जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं ज़्यादा उनके पीछे मत पड़िए, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट एरिया। आगे चल करके ज़्यादा जैसे जैसे आप समझेंगे वो चीज़ें समझ में आएंगी। बट यस, दिस इज श्योर कि अगर आपने ये वीडियोज़ देख लिए तो ये जो चैप्टर्स हैं, जो आपकी बुक है, जब आप इसको पढ़ेंगे देन यू विल श्योरली बी एबल टू अंडरस्टैंड देम ईजिली कि क्या कहा जा रहा है, राइट। सो अब आखिरी टॉपिक था कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता। आप सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट। ऑफिशियल्स क्या सोचते थे, किस तरह से डिसीजन लेते थे, वो तो पता चलता है, बट वो ऐसा क्यों करते थे। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री यानी सेना जो कि पैदल चलती है। उस सेना में, उस आर्मी के लोगों में क्या हुआ, सैलरी को लेकर के कि उनकी सैलरी कम थी, उन्होंने हाइक कर दिया। फिर उनको सप्रेस करने के लिए जो है अलग अलग तरीके के एक्शंस लिए गए। तो वो एक्शंस लिए गए ये तो रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड्स में, क्योंकि अगेन बात वही है कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो क्या करेगा, इन रिकॉर्ड्स की हेल्प से वो चीज़ें, या फिर जब रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे तो वो चीज़ें हटा दी जाएंगी कि उन्होंने किस इंटेंशन से ऐसा किया। उन वो सिर्फ ये रखेंगे कि हाँ हमने ये डिसीजन लिया, हमें डिसीजन लेना पड़ा बिकॉज यहाँ पे लोग बड़े उद्दंड थे, वो अपना काम नहीं कर रहे थे, वो फालतू में रुकुस क्रिएट कर रहे थे। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन, वो उस तरीके से लिखते हैं। बट उसके पीछे क्या था, क्या वाकई में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। अगर आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंडियन आर्मी होती थी, उस आर्मी में जो अंग्रेज सेना बनाते थे, उस सेना में दो तरीके के कमांडर्स होते थे। एक हिंदुस्तानी होते थे, इंडियंस होते थे, और दूसरे सैनिक होते थे, कमांडर्स और सैनिक दोनों ही रखे जाते थे। तो
इंडियंस भी रखे जाते थे और ब्रिटिशर्स भी रखे जाते थे, बट ब्रिटिशर्स के जो कमांडर्स और उनके जो सैनिक होते थे, जो इन्फेंट्री उनकी होती थी, जो कैवलरी होती थी, उनको अलग तरीके की सुविधाएं दी जाती थी, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। जो इंडियंस होते थे उस आर्मी में, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो इस ट्रीटमेंट का जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसको लेकर के उन्होंने क्या आवाज उठाई, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कभी भी ये चीज, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो कभी भी ये चीज नहीं बताना चाहेगा कि पीछे क्या था, किस तरीके की चीजें हुई थी जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा, किस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। दे विल ओनली कीप द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स कि हमने ऐसा किया था बिकॉज एक जगह हड़ताल हो गई थी, या एक जगह लोगों ने उपद्रव कर दिया था, तो वहां पे हमें अपनी पुलिस भेजनी पड़ी थी। केवल वो इतना लिखेगा, इससे ज्यादा वो नहीं लिखेगा। राइट। सो इस वजह से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, हमें इंटेंट पता नहीं चलती उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड से। बट क्या इंटेंट पता नहीं चलती तो फिर हिस्ट्री हमें कैसे पता है? उसको लेकर के ही हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्टोरियंस केवल ब्रिटिशर्स के नहीं थे, हिस्टोरियंस हमारे भी थे। उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ब्रिटिशर्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो कुछ उन्होंने इंडिया में किया, दैट वाज रियली ग्रेट। बट हमारे हिसाब से जो कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया, उस समय के हिस्टोरियन ने जो समझा, ब्रिटिशर्स के जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो समझाया, वो तो ऐसा समझाया होगा कि हाँ, दिस वाज रियली गुड फॉर इंडियंस, उनके लिए बहुत अच्छा किया हमने, हमने बहुत ही ग्रेट तरीके से इंडिया को चलाया है। बट एट द सेम टाइम, जब उसी समय का जो इंडियन हिस्टोरियन रहा होगा, उसने जब हिस्ट्री लिखी होगी, तो उसने वो सारी पोल खोली होगी कि क्यों ऐसा हो रहा था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स हम पे जुर्म कर रहे थे, किस तरीके से वो हमें सप्रेस करते थे। तो ये सारी चीजें पता लगती हैं थ्रू द बोथ द हिस्टोरियंस, हमारे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं और हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, दोनों की चीज़ों को पढ़ करके हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। स्टिल, मैंने जैसा कहा कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़ते समय आप हमेशा रेशनल रहिए, खुले माइंड से रहिए। कभी भी हिस्ट्री की कोई चीज़ पढ़ करके, उसे फैक्ट समझ करके किसी चीज़ से हेट मत करने लगिए। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से हेट करना शुरू कर दिया, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हेट करना शुरू कर दिया कि ओ माय गॉड, ये तो ऐसे ही थे, ये तो सुधर नहीं सकते, ये तो बड़े बदमाश थे। ये सारी चीज़ें करना आप बचिए। बिकॉज हिस्ट्री, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुछ भी आप पढ़ें, उससे डिटैच होकर के उसे ग्रैस्प करें। डिटैच होकर के ग्रैस्प करने का मतलब ये है कि उससे इन्फ्लुएंस ना हो, कि भाई किसी से हेट करने लगे। नो, बिकॉज आप समझ सकते हैं हिस्ट्री का ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको बताता है कि हर चीज़ आपको नहीं पता हो सकती हिस्ट्री में। किसी हिस्टोरियन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ करके आपको सारी बातें नहीं पता चल सकती। राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। सो इस तरीके से पहला चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन पहला चैप्टर समाप्त होने के अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये आपको पढ़ने कैसे चाहिए। जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करें, तो सबसे पहले उसका टाइटल देखें कि उस चैप्टर का टाइटल क्या है, उस चैप्टर में क्या कहा गया है। ठीक है। टाइटल, ऊपर का जो टाइटल है, इसमें हाउ, व्हेन एंड वेयर, इससे आपको एक इमेजिनेशन मिलती है कि हाँ भाई, इसमें क्या होगा इस चैप्टर में। सबसे पहले ये टाइटल देखना जरूरी है। उसके बाद आप पेज में कुछ पढ़िए मत। आप सिर्फ और सिर्फ हर पेज को पलटते पलटते ये चीजें पढ़िए जो मेन हेडिंग्स हैं, जैसे हाउ हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, नीचे आकर के देखिए जो अलग हेडिंग्स हैं। राइट। व्हाट आर नवाब्स, व्हाट हाउ डू वी नो, कैसे हमें पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ये केवल हेडिंग्स आप पढ़ते जाइए, तो आपको एक आइडिया लगेगा। अपने दिमाग को ना, बिना किताब को पढ़े सोचने दीजिए कि व्हाट शुड बी देयर इन दिस बुक। इस चैप्टर में क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। अभी पढ़िए मत। पहली स्क्रीनिंग जो होती है, वो स्क्रीनिंग आप ऐसे करिए कि इन हेडिंग्स को देख करके आप सिर्फ ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि बताना क्या चाह रहा होगा राइटर इस चैप्टर में, ताकि आपका जो माइंड है वो ओपन हो, आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखें। इट विल इन्वॉल्व योर माइंड, एंड इट विल मेक यू मोर इंटेलेक्चुअल। आपकी लॉजिकल एंड थिंकिंग पावर को बढ़ाएगा अगर आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ते हैं, इट विल इनकलकेट इन यू अ गुड लॉजिकल थिंकिंग। राइट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, आप हेडिंग्स पढ़ने के बाद सबसे पहले तो ये चीज़ें, इससे पहले कि आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, हेडिंग्स पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं ना पीछे बुक में, चैप्टर के एंड में, उसको जरूर देखें कि वो क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, जेम मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, तो इसका मतलब है कि जेम्स मिल कोई बंदा रहा होगा जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई होगी। उसके अलावा आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात की गई होगी। एंड ब्रिटिश थॉट सर्वे वाज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स का सर्वे को लेकर के कोई थॉट प्रोसेस रहा होगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो जो कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, उसको आप पहले कनेक्ट कर लीजिए, सो दैट आप एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपनी माइंड में चीजों को पुट इन करने के लिए
पहले से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये सारे नाम, जेम्स मिल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ब्रिटिशर्स थॉट सर्वे, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपके दिमाग में एक लिंक बनाएंगी कि ये चीज़ें आपको इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड हैं, ये चीज़ें आएंगी। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पीरियडाइजेशन की बात की जा रही है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से और क्यों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया, इसका मतलब है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंस रखते होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू कैन इमेजिन। पहले ये चैप्टर की हेडिंग्स और उसके अलावा ये क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद कोई भी चीज़ मत छोड़िए। जो क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है ना, उसमें कोई चीज़ मत छोड़िए। लेट अस डिस्कस, लेट अस डू एनीथिंग, एनीथिंग जो भी यहाँ दी हुई है वो कुछ भी मत छोड़िए। एवरीथिंग यू नीड टू रीड। उसके बाद आप चैप्टर का कंटेंट पढ़ना शुरू कीजिए, एंड यू विल फाइंड कि यू आर मोर एबल टू कनेक्ट टू द सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट पे, उस चैप्टर के मटेरियल से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो शेयर कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। लाइक कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी से अभी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स भी होगी, साइंस भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, एवरीथिंग विल बी देयर। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।